हे विवियंस, आज हमारी वीडियो जो है ना वो लास्ट वीडियो की कंटिन्यूटी में है। जैसे हम लास्ट में पढ़ा था मेंडल्स का, जो हमने पढ़े थे क्रॉस, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस। तो आज जरा हम डायहाइब्रिड के जो रेशियो थे उसकी बात करेंगे और थोड़ा बहुत मोनोहाइब्रिड के बारे में बात करेंगे। फिर जो मेन मोटिव आज इस वीडियो का वो है लॉस ऑफ हम अपने मेंडल के बारे में बात करने का। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो आज का हमारा मुद्दा है बेसिकली मेंडल्स की लॉ को पढ़ना, ठीक है। बट उससे पहले जानते हैं मेंडल कराए गए उस मोनो और डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में थोड़ा सा। आप लोगों ने बहुतों ने मुझे आंसर भेजा और उसमें सबके बेसिकली आंसर ठीक था, ठीक है। हमने लास्ट में देखा था राउंड और येलो को क्रॉस कराना था। राउंड येलो क्रॉस कराने के बाद जो हमें टेबल मिली वो टेबल मिली थी कुछ इस तरह की। इस टेबल आप देखेंगे तो आपको राउंड येलो मिलेंगे कितने, 9, राउंड ग्रीन मिलेंगे 3, रिंकल येलो मिलेंगे 3, रिंकल ग्रीन मिलेगा 1। इसका मतलब जो रेशो यहाँ पर डायहाइब्रिड में आया वो आया 9, 3, 3, 1। अगर आपको याद हो तो मोनोहाइब्रिड में रेशो जो आया था फिनोटाइपिक वो आया था 3:1। अब मैं कैसे डिराइव करूंगा डायहाइब्रिड के 9:3:1 को कि यार ये रेशो ठीक है गलत है। देखिए कैसा है, मेंडल का रेशो आता है 9:3:1 इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मैंने जब सिंगल कैरेक्टर को स्टडी करा गया तो रेशो 9:3:1 आया। ये दो कैरेक्टर की स्टडी के लिए है। अगर मैं इसे सिंगल कैरेक्टर में कर दूं कन्वर्ट और यहाँ भी ऐसे 3:1 आ जाए, माने ठीक होगा कैसे? ये हो गया राउंड येलो, ये हो गया राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। मैं यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर मानता हूँ, आप जो मर्जी बोलिए। शेप मान ले, चलो शेप मान लेते हैं। तो राउंड कितने हो गए? राउंड हो गए 9, 3, 12। और ग्रीन रिंकल कितने हो गए? 3 और 1, 4। 12:4 कितना होता है? 3:1। देखिए आपने सिर्फ एक कैरेक्टर एज्यूम करा शेप का और रेशो फिर से क्या आ गया? 3:1 आ गया। तो यहाँ पर डायहाइब्रिड क्रॉस को हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल ठीक जो आपका जो रेशो 9:3:1 है, क्योंकि आप यहाँ पे मोनोहाइब्रिड को ड्राइव कंप्लीटली कर सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा अपना वक्त बर्बाद नहीं करूँ क्योंकि आप में से बहुतों को उसका आंसर पता है और आप जानते हो 10th में आप ये चीज़ें पढ़ते हो। जो मेन फोकस है वो पढ़ते हैं कि मेंडल ने पहली चीज़ पी प्लांट के अंदर कितने पेयर ऑफ कैरेक्टर को लिया था। हम बोलते 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को एज्यूम करा था। माफ़ी चाहूँगा थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, बट यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जानवर से बच्चे जो शांत नहीं बैठते, तो उनकी तो आवाज़ आपको आती रहेगी। तो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पर जो है ना मेंडल ने लिए थे अपने स्टडी के लिए। और उनमें से वो कौन कौन से कैरेक्टर थे आइए देखते हैं। देखिए पहला पेयर ऑफ कैरेक्टर था, मेंडल ने लिया सीड, देन हम लेंगे पोड, थर्ड हो गया फ्लावर और 4 हो गया प्लांट हाइट। सीड में बात करेंगे, सीड शेप, सीड कलर। सीड शेप हुआ था राउंड रिंकल, कलर हुआ था येलो ग्रीन, येलो डोमिनेंट था ग्रीन के ऊपर। बात करेंगे पोड की, तो पोड था, पोड का शेप, पोड का कलर। पोड शेप था इनफ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, कलर था ग्रीन और येलो। ग्रीन डोमिनेंट होता पोड में, येलो होता सीड के अंदर। फ्लावर में फ्लावर की पोजीशन मैटर करती है। अगर फ्लावर में कहीं साइड में लगा हो तो वो होता तुम्हारा एक्सियल, टिप पे लगा हो तो टर्मिनल। फ्लावर कलर में वायलेट वाइट हो गया। और प्लांट हाइट जानते हो, टॉल और डॉफ। ये 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो आपको किसी भी हाल में याद होने ही चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको एग्जाम के अंदर। तो पूछे ना आपसे कौन से 7 कैरेक्टर मेंडल लिए थे, तो बोल देना ये वाले लिए थे। एक बात और, मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज़ क्यों करा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है छोटी लाइफ साइकिल, क्योंकि लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है पी प्लांट्स की। इससे फ़ायदा पता है, कुछ चंद महीनों के होते हैं। जेनेटिक्स के अंदर हम हमेशा स्टडी करते हैं, जनरेशन की स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? जनरेशन की स्टडी करते हैं। तो कोई अगर जिसकी लाइफ साइकिल छोटी होगी तो हम उसके जनरेशन उतनी ज़्यादा स्टडी कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा जनरेशन स्टडी करेंगे हमारा रिजल्ट उतना ज़्यादा एक्यूरेट मिलता है। तो क्योंकि पी प्लांट की लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, आई मीन छोटी होती है, बहुत छोटी नहीं, तो इसीलिए इसको हमने चुना। दूसरा कारण इसके पास होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर होने से हम करा सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, जो किसी भी जेनेटिक्स के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, सेल्फ पॉलिनेशन। तीसरा जो होता है इजीली अवेलेबल होता है। चौथा है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। आप खुद सोचिए ना, मैं आपको 2 प्लांट देता हूँ, एक में है टॉल, एक में ड्वार्फ। मैं बोलता हूँ टॉल ड्वार्फ को अलग करना, और एक होता है टॉल और मीडियम को अलग करना। ईजी कहाँ है? टॉल और ड्वार्फ को ना। ठीक, तो होता क्या है, कंट्रास्टिंग में बिल्कुल अपोजिट, काला तो गोरा, बड़ा तो छोटा। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे पी प्लांट के अंदर, जो कि आसानी होती है उनको सेपरेट करने में जब हम इनका रिजल्ट निकालते हैं तब के टाइम। तो ये कुछ 4 कारण थे। शॉर्ट लाइफ साइकिल हो गया, ठीक है, ईजिली अवेलेबल होता है, ठीक, इसके पास
देखिए ईज़िली अवेलेबल होता है, ठीक, और इसके पास होते हैं बाइसेक्शुअल फ्लावर पाए जाते हैं, ठीक। और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर क्या है, दे हैव कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसको हम इजीली इनमें सेपरेट आउट कर सकते हैं रिजल्ट के दौरान। तो हमने क्या पढ़ा, हमने सिर्फ ये जो लास्ट में देखा था मैं वही देखा, आगे कुछ नया नहीं। फिर देखा हमने कि कौन से कैरेक्टर्स का ज्यूम करा गया था पी प्लांट के अंदर, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर कौन कौन से, सीड का शेप, सीड का कलर, ये आपके एनसीईआरटी में है, और नहीं तो मैं आपको साइड में दिख ही रहा होगा। सीड का शेप, सीड का कलर, शेप राउंड रिंकल्ड, कलर हो गया येलो ग्रीन, पोड में शेप और कलर आ गया, शेप कैसा गया इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड, कलर कैसा ग्रीन और येलो आ गया। देन फ्लावर में क्या क्या पोजीशन और कलर आ गया, कलर वाइट वायलेट और वाइट हो गया, पोजीशन क्या होगी एक्सियल और टर्मिनल होगी। यहाँ पे हाइट और आपकी टॉल ड्वाफ आ गई। ये 2 चीज़ें थी। अब ज़रा बात करते हैं लॉज ऑफ मेंडल के बारे में। तो बात करते हैं लॉज ऑफ मेंडल। मेंडल ने बेसिकली 3 ही लॉज दिए थे, उन तीनों को समझते हैं। मेंडल का पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये क्या लॉ कहता है, कहता है कि किसी भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट। मतलब क्या है भाई, मान लीजिए ये है हेटेरोजाइगस कंडीशन, हम जानते हैं यहाँ पर कैपिटल टी की इच्छा है कि वो चाहता है प्लांट टॉल आ जाए, स्मॉल टी चाहता है कि प्लांट क्या आ जाए, ड्वार्फ। ये दोनों की इच्छा है, लेकिन हम जानते हैं कि ओवरऑल प्लांट की हाइट क्या आती है, टॉल। अगर प्लांट की ओवरऑल हाइट टॉल आई है, इसका मतलब सुनी तो कैपिटल टी की गई है ना, इसकी थोड़ी सुनी है कि इसकी सुनते तो प्लांट टॉल ड्वार्फ आता। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि कैपिटल टी की सुनीगी, स्मॉल टी की नहीं सुनीगी। इसका मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में आप जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, शो कर रहा है, ये कर रहा है ना, इसको बोलेंगे डोमिनेंट, इसको बोलेंगे रिसेसिव। तो किसी भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसको बोलते हैं डोमिनेंट, और जो नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा, ठीक। तो ये था मेंडल का लॉ। बशर्ते यार ना कि ये जो लॉ है ये सिर्फ हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही अप्लाई होता है, बाकी और किसी कंडीशन में अप्लाई नहीं हो सकता। और हाँ, इस लॉ का एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन है कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये 2 इसके एक्सेप्शन है, किसके, इसी तुम्हारे लॉ ऑफ डोमिनेंस के। देन जो सेकंड लॉ आता है वो आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ तो वही बताते हैं कि जितनी अच्छी प्यारी जोड़ी हो, एक ना दिन तो ब्रेकअप होना ही होता है, ये सबके लिए नहीं है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पेयर्ड एलिल्स होते हैं बॉडी के अंदर, ये पेयर्ड एलिल्स अलग होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो जब पेयर एलिल माने कैपिटल स्मॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे से अलग होंगे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये फिक्स है, जितने भी एलिल आपकी बॉडी पेयर में है ये सब सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अच्छा, ये जो गैमेट्स हैं दीज आर कॉल्ड प्योर गैमेट्स, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही टाइप के एलील मिलते हैं। तो क्योंकि इस लॉ के अंदर बनने वाले गैमेट्स प्योर होते हैं, इसीलिए इस लॉ का एक नाम और है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और हाँ, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो हम अभी तो फिलहाल एनसीईआरटी को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये दुनिया में हर जगह लगता है। दुनिया में हर जगह ऐसा है कि जहाँ जहाँ पर पेयर्ड एलील्स हैं वो सब सेपरेट होंगे, सबको बिछड़ना पड़ता है एक ना एक दिन। देन थर्ड लॉ की बात करते हैं। थर्ड लॉ है तुम्हारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो लॉ क्या है सुनो, वो तो और गदर है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो आप लिखते रहना। ये तो और सिंपल है। ये तो क्या कहता है कि एक घर में होने वाला डाइवोर्स दूसरे घर में होने वाला डाइवोर्स से बिल्कुल इंडिपेंडेंट, माने एक का ब्रेकअप जो होता है वो दूसरे के ब्रेकअप से इंडिपेंडेंट होता है। माने जब हमारी बॉडी में जैसे हमारे मल्टीपल पेयर ऑफ जीन्स हैं, तो एक पेयर ऑफ जीन का सेपरेशन दूसरे पेयर ऑफ जीन के सेपरेशन से बिल्कुल क्या होगा, इंडिपेंडेंट। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है यहाँ पे, माने बिना किसी डिपेंडेंसी के जो पेयर्स हैं वो सेपरेट होते हैं। मान लीजिए मैं हूँ और यहाँ सामने स्मॉल टी, मैं कैपिटल टी हूँ, यहाँ पे कैपिटल है स्मॉल है। अब मैं ऐसा लग रहा कि नहीं मुझे तू नहीं चाहिए, तू मतलब जो भी है अलग हो जा। अब हमारे बीच का अलग होना इस पर थोड़ा डिपेंड कर रहा है, उसको थोड़ी देख के लड़ रहे हैं कि वो अलग हो तो हम भी अलग हो जाते हैं। सेम बॉडी भी करती है, इतने आपके जीन्स के पेयर हैं, एक जीन के पेयर का सेपरेशन दूसरे जीन के पेयर से इंडिपेंडेंट, दूसरे का तीसरे चौथे से, ऐसे करते करते आपकी बॉडी में हर पेयर का सेपरेशन इंडिपेंडेंट होता है दूसरे जीन के, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिए कि इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि एक जीन के पेयर का सेपरेशन, लाइक मान लीजिए ये इस जीन के पेयर का सेपरेशन दूसरे जीन के पेयर के सेपरेशन से बिल्कुल क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। एक्सेप्शन इसका भी है, इसका है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। बताऊंगा अच्छे से इनको, तो ढंग से करेंगे तो सिर्फ लॉ देख लो। अच्छा एक बताऊँ मजे की बात, और मेंडल ने कोई लॉ दिए ही नहीं थे, मेंडल ने कोई लॉ नहीं दिए थे, लॉ तो बाद में बना लिए गए। मेंडल ने सिर्फ पॉस्टुलेट्स दिए थे,
मेंडल की डेथ तकरीबन 1882 या 83 के आसपास हुई थी, और जब मेंडल की डेथ हुई थी तो उस समय कोई जानता था मेंडल था भी कौन। मेंडल के काम को, मेंडल के जीते जी लोगों ने देखा ही नहीं कभी। मेंडल के मरने के 20 साल बाद लोगों ने मेंडल को जाना, तो भाई क्या फ़ायदा, जब किसी की मौत हो गई तब उसके काम को लोग जान रहे थे। सवाल पूछा गया था क्यों मेंडल के काम को लोगों ने नहीं जाना उसके जीते जीते, तो भाई बहुत सारे रीज़न थे। पहला रीज़न था कि उस समय जो है ना, जो बोला वाला था वो डार्विन का बोला वाला था। दुनिया उस समय एक क्वेश्चन का, एक सवाल का जवाब तलाश रही थी। सवाल वो सवाल था कि हमारे अंदर कैरेक्टर्स कैसे पेरेंट्स से आते हैं, तो डार्विन ने अपनी थ्योरी दे दी थी। अब डार्विन की, जिसकी ऑलरेडी ऑलमोस्ट थ्योरी बहुत फेमस थी, ऑलरेडी बहुत फेमस बंदा था, तो उसकी अगर उसने एक थ्योरी और दे दी तो लोग तो बिलीव कर ही लेंगे ना भाई, फेमस की तो बात सब सुन लेते हैं। लेकिन मेंडल तो फेमस था नहीं, तो मेंडल फेमस नहीं था, इसलिए लोगों ने उसकी बात को सुनना ही नहीं समझा। तो एक तो डार्विन था जिसकी वजह से मेंडल की लोगों को बात सुनी नहीं। दूसरा पॉइंट था कि मेंडल ने मैथ्स अप्लाई कर दी बायो के अंदर। अब साइंटिस्ट लोग बोले कि यार लोग मैथ्स से बचने के लिए बायो ले रहे हैं और तूने मैथ्स डाल दी बायो के अंदर। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि बायो के अंदर मैथ्स अप्लाई करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। इस बिहार पे बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस चीज़ को अपोज करा कि आप गलत तरीके से जो है ना बायो को यूज़ कर रहे हो। तो वहाँ पर मैथमेटिक्स की वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्लेम मारा कि आपने जो जितना करा है सब गलत है, और इस वजह से जो है ना कहीं उसके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिली। थर्ड पॉइंट था कि उस समय कोई आपका FB इंस्टाग्राम नहीं था जैसे आज है। कुछ भी आपने डिस्कवर करा, आप 2 सेकंड में पूरे वर्ल्ड में उस चीज़ को फैला सकते हो। लेकिन पहले इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था जिससे मेंडल अपने काम को दुनिया के सामने ले आता। तो क्योंकि उस समय बहुत ही वीक था ये सिस्टम, इसीलिए मेंडल के काम को ज़्यादा लोगों ने देखा ही नहीं। और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर निकल के सामने आता है कि जो मेंडल था, मेंडल ने कोई फिजिकल एविडेंस नहीं दिया। जैसे हम मेंडल बोल रहे थे बार बार कि जितने कैरेक्टर्स आप देख रहे हो किसी भी लिविंग बॉडी के, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, हर वो कैरेक्टर जो है ना वो सेल के एक पर्टिकुलर पॉइंट के द्वारा कंट्रोल होता है। पॉइंट क्या बोला उसने, फैक्टर बोल दिया। काहे से मेंडल मैथमेटिक्स की फील्ड से बिलोंग करता है, वहाँ जानते हो एक्स फैक्टर वाई फैक्टर बहुत यूज़ करते हैं। तो मेंडल ने बोला कि हर एक की लिविंग की बॉडी में एक पर्टिकुलर एक ऐसी चीज़ है जो उसके कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, उस चीज़ को नाम दिया फैक्टर। अब साइंटिस्ट मुझे फैक्टर है क्या चीज़, कह रहे पता नहीं, लेकिन फैक्टर है कुछ जो सेल को कंट्रोल कर रहे हैं। फैक्टर पेयर में मिलता है। मेंडल ने क्या बोला, एक तो फैक्टर है ऊपर से पेयर में मिलता है। अब साइंटिस्ट ने कहा जी प्रूफ दो तभी तो मानेंगे, और वहाँ पर मेंडल कोई प्रूफ नहीं दे पाया। तो कहते हैं ना लैक ऑफ फिजिकल एविडेंस मेंडल दे नहीं पाया। तो ये कुछ 4-5 कारण थे जिससे से मेंडल का जो काम था वो लोगों ने कभी देखा ही नहीं। कौन कौन से, पहले तो डार्विन था उस समय का बोला वाला, दूसरा भाई साहब ने मैथमेटिक्स लगा ली तो बहुत हो गया, फिर मतलब दिल में दर्द होने लग गया। तीसरा पॉइंट लेस कम्युनिकेशन सिस्टम, और फोर्थ पॉइंट आप जानते हो लैक ऑफ फिजिकल एविडेंस मेंडल ने दिया ही नहीं था। ठीक, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे मेंडल काम नहीं चला। फिर बात आती है कि उसके काम को आज हम कैसे जानते हैं। तो भैया ऐसा हुआ, मेंडल के मरने के 18 साल बाद जो है ना 3 साइंटिस्ट आए थे, शैनमार्क, कॉरेंस और ह्यूगो डिवारिस। सन 1900 में इन साइंटिस्टों ने मेंडल के लॉ को दोबारा से जिंदा करा, और जिंदा करने के बाद दुनिया के सामने पेश करा। और जब दुनिया को तब पता लगा कि भाई डार्विन गलत बोल रहा था, मेंडल सही बोल रहा था, तब जाके मेंडल की काम को दुनिया को पहचान मिली। और यहाँ पर एक बात बोली जाती है कि ये जो इसको बोलते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ। एक बात देखना, मेंडल ने कोई लॉ नहीं था, मेंडल ने सिर्फ पॉस्टुलेट्स दिए थे। किसी भी चीज़ की स्टडी करके उसका एक समरी पॉइंट क्रिएट करना, दैट इज़ नॉन एज पॉस्टुलेट। तो वो पॉस्टुलेट मेंडल ने दिए थे, उसको लॉ में तब्दील करा था बाद में इन साइंटिस्टों ने। ठीक है, तो मेंडल ने ऐसा कोई लॉ दिया नहीं था, उसे सिर्फ पॉस्टुलेट्स दिए थे। इस बात को याद रखिएगा। तो मेंडल में सबको यहाँ पर याद रखना है कि देखिए आपने मोनो हैबिट डायहाइब्रिड क्रॉस कर लिया, वो तो खैर 10th तक का हिसाब है, वो तो खैर आगे आप क्या ही करोगे यहाँ पे 12th में। बस हाँ बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए, आपको 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर आने चाहिए, वो आपको कोई से भी दे देंगे। ठीक है, और आपने देखा डोमिनेंट और रिसेसिव वैल्यू क्या होते हैं। डोमिनेंट जो अपने आपको एक्सप्रेस कर ले इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, वो डोमिनेंट, और जो ना कर पाए वो रिसेसिव। ठीक, और आपको पता होना चाहिए कि जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर है उसमें से कौन सा डोमिनेंट कौन सा रिसेसिव वाला, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, फिर हम बात करें हमने इसके लॉज ऑफ मेंटल बारे में। पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस की, हेटेरोजाइगस में जो करेगा एक्सप्रेस वो डोमिनेंट, जो नहीं करेगा वो रिसेसिव। देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि हर पेयर ऑफ एलील क्या होता है, अलग होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। थर्ड था कि 2 जीन के पेयर का सेपरेशन एक दूसरे से क्या होता है, इंडिपेंडेंट। ये 3 आपने लॉ पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फोकस रखेंगे अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस के इन एक्सेप्शन के बारे में, क्योंकि यही मेन चीज़ है। ठीक है, जो हमारे जो चैप्टर 5 में सबसे मेन चीज़ है वो आज से शुरू हुई है। अब तक तो सिर्फ हम वो करते हैं बेसिक फॉर्मेलिटी कि हाँ ये तुम्हें शायद पता होगा और मुझे कराना चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से। जब तक कि उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद अगर आई तो बिना लाइक कर जाने का मतलब नहीं बनता है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्द ख्याल, लव यू ऑल।